Audible to you all? Students, please make me confirm that my voice is clear to you all. Am I clearly audible to you all? So let's start with today's session. Today we are going to start with the topic that is coordination. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आपका PBM का मतलब प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन. लास्ट क्लास में हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये देखे थे. आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक से कोऑर्डिनेशन. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट all these things are just a features or characteristics of मैनेजमेंट. हम लोग ने फीचर्स पढ़े थे मैनेजमेंट के, ठीक है, हमने फीचर्स पढ़े थे मैनेजमेंट के और उसमें हमने देखे थे कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो उसी को हम लोग एक एक करके अभी देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है. आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल टॉपिक इन टूडेज सेशन इटसेल्फ. ठीक है, आज के सेशन में मैं कोशिश करती हूँ कि ये पूरा कोऑर्डिनेशन का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको समझा के कंप्लीट कर पाऊँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी थ्रू मैसेज. आप मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझती है ऐसा लगता है तो. ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है. कोऑर्डिनेशन इज द मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन वर्क सिचुएशंस. देखो, वर्क सिचुएशन में जो हम लोगों का एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होता है उसको आप किस तरह मैनेज करते हो उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, आप देखोगे किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग, एक अकेला पर्सन सारे काम नहीं कर सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, एक अकेला पर्सन सारे, अगर इवन इफ आई एम अ मैनेजर और मैं ये सोचूं कि एज अ मैनेजर मैं ही सारे काम कर लूँगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर आप मैनेजर भी हो तो आपको जो सारे काम करवाने हैं वो आप वन पर्सन सारे काम नहीं कर सकता. आपको और लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, आपको और लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए रखना होगा. तो ये जो सारे लोग हैं, देखो जो भी काम है एक इंसान नहीं कर सकता है, आपको बहुत से लोगों के साथ इंटर रिलेट करना होगा, बहुत से लोगों के साथ मिलके काम करना होगा. तो ये जो सारा काम होता है, ठीक है, ये जो लोगों के साथ मिलके आपको काम करना है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन. यानी किस तरह से आप वर्क प्लेस में, जो कि आप जानते हो कि हर काम के लिए हर एक पर्सन कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. तो ये जो डिपेंडेंसी है, जो इंटरडिपेंडेंसी है, इसको आप किस तरह से मैनेज करते हो उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन. ठीक है, आई होप आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब क्लियर होगा. इंटरडिपेंडेंस मे बी बिटवीन टू पर्सन्स ऑफ अ डिपार्टमेंट. देखो, इंटरडिपेंडेंस मे बी बिटवीन पर्सन्स ऑफ अ डिपार्टमेंट और बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर्स. देखो, अब ये इंटरडिपेंडेंस कुछ भी हो सकता है, ये एक ही डिपार्टमेंट के दो पर्सन के साथ भी हो सकता है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारा एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में BCCA एक डिपार्टमेंट है. अब BCCA में जो मेरे अलावा दूसरे टीचर्स हैं उनके साथ जो मेरा इंटरडिपेंडेंसी है, दैट इज़ वो जो होगा वो एक एग्जाम्पल होगा कि एक ही डिपार्टमेंट के कुछ लोगों का आपस में इंटरडिपेंडेंस होना. बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है. देखो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है. अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेल्स डिपार्टमेंट के साथ इंटरडिपेंडेंस होना कि भैया हमारा प्रोडक्शन तो सेल पे डिपेंड करता है. अगर सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से काम करता है, वो जितना ज़्यादा सेल करेगा उस हिसाब से ही हमारा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा हो पाएगा.
ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं। लाइक परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड हो सकता है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट जब तक रॉ मटेरियल बराबर परचेस नहीं करके उनको टाइम पे अवेलेबल नहीं करके देगा, तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेचारा प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। लाइकवाइज जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को ये नहीं बताएगा कि उनको कितने रॉ मटेरियल उनके पास ख़त्म हो चुके हैं, कितने रॉ मटेरियल उनको और लगना है, तो वो हमको किस टाइम तक चाहिए अवेलेबिलिटी, जब तक परचेज डिपार्टमेंट भी गुड्स परचेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। इस तरह से क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो एक पर्सन के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं होता है, वो काम के लिए हर कोई एक दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब हमारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, और ये सिर्फ डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला गया है, उसमें उन्होंने ये भी बोला है और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड आउटसाइडर, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वालों के साथ भी इंटरडिपेंडेंस हो सकता है। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूँ तो ये कैसे हो सकता है, इसका एग्जांपल कि हमारा जो बाहर कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। हमारे कस्टमर्स क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमारे प्रोडक्ट से क्या है, तो वो भी डिपेंड करती है फॉर कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से जो आपका इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, उसको आप कितने प्रॉपरली मैनेज करते हो वो दिखाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इट में रिलेट टू प्रोसीजर्स और कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ का जो सारा ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सबको, उस सारे प्रोसेस को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये दिखाता है आपका कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट इन द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे ये बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे चैट पे मैसेज करके पूछ सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है। कोऑर्डिनेशन में और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। अब आप बोलोगे मैडम कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑपरेशन, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन इज समहाउ डिफरेंट एंड कोऑपरेशन इज डिफरेंट। हाउ? नाउ लुक एट इट्स डिफरेंस। देखो, कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो सारी चीज़ें दिस आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसी में से एक जो फंक्शन है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, नॉट वर्ड की तरफ ध्यान रखना। कोऑपरेशन जो है वो आपके मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एफर्ट्स। मतलब जो हमें सारा जो हमको एफर्ट्स लेने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमको जो सारे काम करने हैं, उसका एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट जो होता है उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी कि अगर एम्प्लॉयज़ को काम करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इशू किसके साथ डिस्कस करेंगे। देखो, एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो इशू किसके साथ डिस्कस करेंगे, वो इशू डिस्कस करेंगे सुपरवाइज़र के साथ। सुपरवाइज़र अगर अपने लेवल पे उसको सॉल्व कर सकता है तो वो सॉल्यूशन एम्प्लॉयज़ को दे देगा, बट अगर सुपरवाइज़र नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा मैनेजर के पास। ठीक है। मैनेजर ने सॉल्व कर दिया तो वो सुपरवाइज़र को सॉल्यूशन दे देगा, देन सुपरवाइज़र विल गिव सॉल्यूशन टू द एम्प्लॉयज़। बट अगर मैनेजर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाता है तो मैनेजर जाएगा उसके हायर अथॉरिटी के पास। ठीक है। तो इसे कहा जाता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। यानी जितने जो वर्क है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि जो सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स, हम लोग उनका जो सारा काम है उनको प्रॉपरली अरेंज कर सके। नाउ व्हाट इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या बोलता है। कोऑपरेशन इज अ विलिंगनेस टू वर्क विथ अदर्स और हेल्प अदर। कोऑपरेशन क्या होता है। कोऑपरेशन क्या है, हमारी इच्छा है कि हम दूसरों के साथ काम कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके ऊपर किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन में तो आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी कोई भी वर्क प्लेस में अगर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन बनाए रखना ज़रूरी होता है, अगर आपको वहाँ पे अपना जॉब बनाए रखना है, अपना काम प्रॉपरली करना है। लेकिन कोऑपरेशन जो होता है ना, कोऑपरेशन हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज़ अ विलिंगनेस टू वर्क विद अदर्स, दूसरों के साथ काम करने का जो आपकी इच्छा है वो बताता है कोऑपरेशन, ठीक है। आपकी इच्छा, आपकी हेल्प करने की इच्छा, जैसे हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, हमको कोई पर्सन प्रॉब्लम में दिखा, तो वहाँ पे आप उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप उसको कोऑपरेट कर रहे हो, आप उसकी अगर हेल्प करते हो तो वो आपका कोऑपरेशन है, वो आपका कोऑर्डिनेशन नहीं कहलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज द अर्ली सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो अर्ली सक्सेस होता है वो उसकी डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है, यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितना अच्छा लेवल का कोऑर्डिनेशन चलता है अमंग द एम्प्लॉयज, अमंग द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, तो वो दिखाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है। नाउ कोऑर्डिनेशन इज द बेसिस ऑफ, अरे यहाँ पे कुछ तो भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए कोऑर्डिनेशन इज द बेसिस ऑफ फॉर कोऑपरेशन, ये देखो इसको यहाँ पे काट देना, यहाँ पे आपको लिखना होगा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज द बेसिस ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन जो है वो बेसिस है कोऑर्डिनेशन के लिए। ऑब्वियस है कि अगर हमारी विलिंगनेस है कि हमको सबके साथ मिलके काम करना है तो ही हम कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है लोगों के साथ मिलके काम करना, हमको सब काम अकेले ही करना पसंद है, हम लोगों के साथ मिलनसार नहीं है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे ही नहीं कभी भी। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज ऑब्टेन्ड ऑफिशियली, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑफिशियली मिलता है आपको, ऑब्वियस है, क्योंकि आपको बताया जाता है कि आपको पर्टिकुलर लोगों के साथ ऐसा ऐसा काम करना है, आपकी ये टीम है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपको किससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप किससे उसका सोल्यूशन मांगोगे, तो ये सारा काम जो होता है कोऑर्डिनेशन जो होता है ये एक ऑफिशियल स्टेप है। एंड व्हाट अबाउट कोऑपरेशन, तो अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लेना, कोऑपरेशन चाहिए यहाँ पे। कोऑपरेशन इज अ वॉलेंटरी सर्विस, वॉलेंटरी सर्विस है ना, हमारी खुद की इच्छा। जैसे हम लोग अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसा प्रॉब्लम चल रहा है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि बहुत से लोगों का जॉब चला गया है लॉकडाउन के पीछे, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अगर इफ़ वी आर कैपेबल तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है कोऑपरेशन। आपने देखे होंगे लास्ट ईयर मार्च के बाद जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत दूसरे स्टेट्स के लोग, स्टेट्स में जो लेबर्स लोग काम करते हैं बेचारे पैदल पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़े थे। तो रास्तों में अपने हाईवेज में अगर कभी देखे होंगे तो बहुत से लोगों ने सोशल वर्क किए, बहुत से लोगों ने क्या किए, अपने घर से खाना ले जाके उनको दे रहे हैं, पानी ले जाके उनको दे रहे हैं, जिस तरह से भी वो मदद कर सकते थे लोगों ने मदद की। आपने सोनू सूद का सुने होंगे, उसने लोगों को घर तक पहुँचाने के लिए बसेस अरेंज किया। तो ये क्या था, दिस इज वॉलेंटरी सर्विस। वॉलेंटरी सर्विस है ना, उसको किसी प्रकार का ऑफिशियली ऑर्डर नहीं था कि गवर्नमेंट की तरफ से कि सोनू सूद भाई आपको ये सब काम करना है, ठीक है, इस प्रकार का उसे किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं था, ये सब उसने अपनी खुशी से किया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज वॉलेंटरी सर्विस। तो ये क्या होता है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कोऑपरेशन, कि वो लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिशेस बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप। कोऑर्डिनेशन दोनों टाइप के रिलेशनशिप मेंटेन बनाता है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल क्यों, क्योंकि हम ऑफिशियली ये सारे काम कर रहे हैं, और इनफॉर्मल क्यों कि आप देखते होंगे कि जब हम लोग बहुत बार वर्क प्लेस में काम करते हैं तो हर काम हमको जब ऑफिशियली बोला जाएगा तभी हम दूसरे को हेल्प करेंगे या तभी हम दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ में काम करते करते हमारा एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी बन जाता है। बहुत बार हम लोग सामने वाले की प्रॉब्लम देखते हुए या सामने वाले को कोई हेल्प लगती है तो हम इनफॉर्मली भी उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, लेकिन जो कोऑपरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन करता है, इस्टेब्लिश करता है। इनफॉर्मल क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है कि मैं किसी को कोऑपरेट कर रही हूँ तो उसके पीछे मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं इससे बहुत प्रॉफिट कमाने वाली हूँ। जैसे सोनू सूद ने मदद किया, और भी लोगों ने जो जिनके नाम
हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, आप में से बहुत से लोग हो गए कि जिन्होंने इस टाइम पे, इस पैंडेमिक के टाइम पे लोगों की हेल्प किए होंगे। तो ये जो हमने हेल्प किए, ये जो हमने अपने तरफ से लोगों को कोऑपरेट किए, तो ये क्या हमने किसी फ़ायदे के लिए किए? नहीं। किसी ऑर्डर के अंडर किए? नहीं। ये सब हमने किए सिर्फ और सिर्फ किस लिए? लोगों की हेल्प करने के लिए। हमारी विलिंगनेस थी लोगों को हेल्प करने का, इसीलिए हमने किए। तो ये जो रिलेशनशिप बना, ये बना इनफॉर्मल। देखो अब जो सोनू सूद ने जितने लोगों की हेल्प किया, हम लोग न्यूज़ में देखते थे कि वो सब उसको बहुत दुआएं देते थे, ठीक है, वो उसको बहुत मैसेज करते थे थैंक यू के। तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप बन गया? उनके बीच में बन गया एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस का? कोऑर्डिनेशन कहता है देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड कोऑर्डिनेशन। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट था, आप देखो हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े थे ना कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या दिखाता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो हमको अचीव करना है। तो उसके लिए हमारे क्या स्टेप्स है? सबसे पहले प्लानिंग करो, फिर ऑर्गेनाइजिंग करो, फिर अब हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आपका अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्ट लिंक है, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बोला गया है, ठीक है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा आपका अचीवमेंट, यानी आपने जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ही आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आप अचीव करोगे। अगर कोऑर्डिनेशन पुअर है तो आपका अचीवमेंट भी पुअर रहेगा, आप उतना अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाओगे। नाउ व्हाट सेज कोऑपरेशन? कोऑपरेशन क्या कहता है? देयर इज नो सच डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कोऑपरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियस है बच्चों, देखो कोऑपरेशन और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स तो अलग अलग है। यहाँ जब हम किसी को कोऑपरेट करते हैं तो वहाँ हमारा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। वहाँ पे हमारा सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रहता है, अगर हम बोलेंगे कि भाई हम सामने वाले की मदद कर पाए और उसके हम लोग कुछ हेल्प कर पाए या उसके हम कुछ काम आ पाए, तो दैट विल कम अंडर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे तो हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग को सबको समझ गया है? अगर समझा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ एक बार चैट में मैसेज कर दो यस कि आपको ये दोनों भी स्लाइड्स में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। चलो आगे देखते हैं। Therefore existence of cooperation may prove to, अभी हमने देख लिए कि कोऑर्डिनेशन अलग चीज़ है और कॉपरेशन अलग चीज़ है, लेकिन हाँ कोऑपरेशन के बेसिस में ही कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होता है। क्या कहा जा रहा है? Therefore existence of cooperation may prove to be effective condition or requisite for coordination। कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे इफेक्टिव कंडीशन कहलाया जाता है कोऑपरेशन। यानी अगर कोऑपरेशन जैसा चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो नो डाउट आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑपरेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कोऑर्डिनेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, बट इट डज नॉट मीन that coordination originates automatically from the voluntary efforts of the group of members। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन अपने आप ही ओरिजिनेट हो जाएगा लोगों के बीच में। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि अपने आप लोग अपने आप एक दूसरे को कोऑपरेट करने लगेंगे और अपने आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने लगेंगे। इट हैज़ टू बी अचीव्ड थ्रू कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, यानी आपको अगर कोऑर्डिनेशन जैसी चीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है इनफैक्ट, तो आपका काम, मैनेजर का काम बनता है कि वो उसको अचीव करने के लिए उसको एफर्ट्स लेने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कोऑपरेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन हैज़ नो फ्रूट। यानी
कोऑपरेशन तो है लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप जो चाहते हो रिजल्ट वो आपको नहीं मिलेगा। एंड लाइकवाइज कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन हैज़ नो रूट, और उसी तरह से कोऑर्डिनेशन है पर वहाँ पे कोऑपरेशन ही नहीं है तो आपका उसकी भी कोई भी जगह नहीं है आपके मैनेजमेंट में, ठीक है। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए आपको प्रॉपर कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, यानी बोथ आर इंटर रिलेटेड इन सम और द अदर वे। तो इस तरह से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो दोनों भी चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। Now next is difference between coordination and control। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो डिफरेंस देखे वो देखे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में, कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑपरेशन क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बीच में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है वो तो अब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। अब कंट्रोल क्या होता है, देखो कंट्रोल शुड बी, कंट्रोल आप जानते हो लोगों के काम के ऊपर कंट्रोल रखना लाइकवाइज, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे उसका मतलब क्या क्या दिया है हमको। कंट्रोल शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल को हम कोऑर्डिनेशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल इज अ डायरेक्ट इंटरवेंशन इन द कोऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू एंश्योर कंफर्मिटी विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। कंट्रोल का जो होता है उसका एक डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है किसी भी एंटरप्राइज के ऑपरेशन से, और वो कंफर्म करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन क्या करता है भाई? फिर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड्स द अप्रोप्रिएट लिंकेज बिटवीन डिफरेंट टास्क यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? उस काम को, जो भी आपका काम है ऑर्गेनाइजेशनल, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, उसके बीच में एक अप्रोप्रिएट लिंक बनाता है, ठीक है। एक लिंक का काम करता है। वो क्या करता है? एक लिंक का काम करता है बिटवीन डिफरेंट टास्क यूनिट्स, अलग अलग जो टास्क के यूनिट्स हैं उनके बीच में। कैसे? जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई थी कि जैसे एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सारे जो डिपार्टमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो किस लिए काम कर रहे हैं? वो सारे के सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके बीच में लिंक बनाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। इट इज एसोसिएटेड विथ इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज dispersed across the enterprise and is less direct, economical and has a longer time span than control। यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है ये क्या होता है? ये ज़्यादा ईजी है, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल यानी सस्ता है, लेस डायरेक्ट है यानी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली करनी, सबको पता है कि हमको किस तरह से करना है, और उसका जो टाइम स्पैन होता है वो भी ज़्यादा होता है कंट्रोल के कंपैरिजन में, ठीक है। कंट्रोल के कंपैरिजन में जो कोऑर्डिनेशन है वो लेस डायरेक्ट है, इकोनॉमिकल है, और उसका जो टाइम स्पैन है वो भी लॉन्गर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बीच में ये डिफरेंस है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे नीचे चैट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हमने देखी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, इसके बाद हमने देखे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नीड और इम्पॉर्टेंस, यानी आप नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछो या इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, दोनों में से किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स। क्या है, क्यों लगता है, क्यों ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है इस पॉइंट के अंदर में
नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अराइजेज एज सून एज द ऑपरेशन बिकम्स मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स। देखो क्यों ज़रूरत है, अगर एक अकेला इंसान है, अकेला एक काम कर रहा है, यानी उसने एक सब्जी की दुकान खोल के रखा है, तो वहाँ पे उसको कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक अलग सिंगल पर्सन है और वो सिंगल पर्सन काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो आपके ऑपरेशंस है, मतलब जो आप काम करते हो वो मल्टीपल है, ठीक है, बहुत सारे काम आप करते हो, बहुत सारे स्टेप्स में आप काम कंप्लीट करते हो, और साथ साथ में वो कॉम्प्लेक्स अगर है, तो उस केस में आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका वर्क का साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, आप जितने ज़्यादा टाइप के काम करोगे, आपका काम जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही आपको आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना ज़रूरी होगा। छोटा सा वर्क प्लेस है आपका, एक ही इंसान काम कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको सब्जी वाले की एग्जांपल दी, तो वहाँ पे ही डोंट नीड एनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम एनीवन। बट अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं किसी सुपरमार्केट का, तो सुपरमार्केट देखो या कोई बहुत बड़ा मॉल देखो, वहाँ पे अगर लोग शॉप है, वहाँ पे आप देख रहे हो लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे सेल्स पर्सन रहते हैं, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। अब ये क्या कहता है, डिविजन ऑफ वर्क इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शन। देखो डिविजन ऑफ वर्क इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स लीड्स टू डाइवर्सिटी एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप काम को डिवाइड करते हो इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड डिपार्टमेंट्स, तो उससे क्या होता है, इट लीड्स टू डाइवर्सिटी एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यानी होता है ये, तो देखो ये एक चीज़ ज़रूरी है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, तो डिवीजन ऑफ वर्क तो ज़रूरी है। इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं अकाउंट्स में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे अकाउंट्स सेक्शन में डाल दिया जाएगा। अगर पर्टिकुलर पर्सन, जैसे एवलिना यहाँ पे प्रेजेंट है, एवलिना अगर प्रोडक्शन में उसके पास डिग्री है, वो प्रोडक्शन में स्पेशलाइज क्वालिटी रखती है, तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रख दिया जाएगा। लाइक स्मृति यहाँ पे है प्रेजेंट, स्मृति अगर परचेज से रिलेटेड उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो स्पेशलाइजेशन रखती है उस चीज़ को लेकर, तो उसको उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब उसको परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी डिपार्टमेंट्स कैसे डिवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से काम डिवाइड करके हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स तो बना लेते हैं, लेकिन जब इस तरह से अलग अलग हम डिपार्टमेंट बनाते हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ से, मतलब स्पेशलाइजेशन फंक्शंस को देखते हुए, तो वहाँ पर उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन के अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड करते हो, डिपार्टमेंट्स बनाते हो, तो डिपार्टमेंट्स जितने ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन जो है वो नीडेड होगा आपको। नेक्स्ट इज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, देखो क्या मतलब हुआ इसका, कि कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है किस चीज़ में, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट कमाना, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो कोशिश करता है कि इंडिविजुअल का जो, देखो इंडिविजुअल मतलब जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनका गोल क्या होगा कि भाई हम काम करें और हमको उसके बदले में अच्छा खासा सैलरी मिले, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है कि हमारा काम कंप्लीट हो टाइम पे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो कई बार इस चीज़ के वजह से एम्प्लॉइज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, विवाद। तो इस चीज़ को ख़त्म करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब आपका आपस में बातें होती रहती है, एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज़ की कुछ एक्सपेक्टेशंस है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो बोल पाता है। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक्सपेक्टेशन है अपने एम्प्लॉयज़ से कि भाई आप ये काम ऐसे टाइम पे कंप्लीट करते हो तो हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो आपकी सैलरी भी हम इंक्रीज़ कर पाएंगे, या आपको किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव भी हम आपको दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें
जो होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपस में अगर कम्युनिकेशन होगा तो ऑब्वियस है कि जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही वो है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग होगा। इंडिविजुअल हमेशा क्या चाहेगा कि भाई मैं मेरा फ़ायदा देखूंगी, कि मैं अगर ज़्यादा काम कर रही हूँ तो मुझे उसके बदले में क्या मिल रहा है। अगर मुझे उतनी ही सैलरी मिल रही है जितनी मैं 5 घंटे करके कर रही हूँ, और मैं अगर 10 घंटे भी करूँगी तो मुझे तो सैलरी उतनी मिल रही है, लेकिन हाँ उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो तो आपसे 10 घंटे काम करवा के ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन उसके बदले में एज अ इंडिविजुअल मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट। ये हो गया इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम पे कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो इन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, ये आपने देखे। तो इन दोनों के इंटरेस्ट में जो क्लैशेस आती है वो क्लैशेस नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समझ में आया है यहाँ तक स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आया है? एक बार चैट करके बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर समझा है तो यस लिखो, नहीं समझा है तो नो लिखो, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। ओके चलो, बीच बीच में आप लोग चैट में मुझे रिप्लाई करते रहो कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको लगेगा कि मैडम बस आज के लिए यहीं तक काफ़ी है तो वैसा भी आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, मैं वहीं पे अपना आज का लाइव स्ट्रीम रोक दूंगी। मेरा वैसे टारगेट है 1 घंटे का, 12 बजे हमने शुरू करे थे, 1 बजे तक हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद बचा हुआ पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जितना आपको, एक्चुअली मुझे आपके मैसेज नहीं दिख रहे थे बेटा, ओके अभी मुझे दिख रहे हैं सबके मैसेज, चलो ठीक है। लेकिन जितना भी आप लोग को मैं अभी आज पढ़ा रही हूँ उतना सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए तो इट्स बेटर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने क्या देखे, हमने नीड एंड इम्पोर्टेंस के 3 पॉइंट देखे। फर्स्ट इज इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन, सेकेंड इज स्पेशलाइजेशन, थर्ड इज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। Now next point is efficiency and effectiveness। ठीक है, अब ये क्या कहता है, यानी उनका कहना ऐसा है कि विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन आपकी एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की और उसका जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होता है। हाउ? कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बाय अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एफर्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। देखो क्या है ये, वो कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के हेल्प से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, काम की जो एफिशिएंसी है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, साथ साथ में ओवरलैपिंग एफर्ट्स जो है या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है ओवरलैपिंग एफर्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क? कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग एफर्ट्स और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क? मैसेज करके बताओ, टेस्ट करके बताओ मुझे कि क्या है ओवरलैपिंग एफर्ट्स और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। चलिए मैं ही बताती हूँ। देखो ओवरलैपिंग एफर्ट्स का मतलब होता है
कि कोई भी काम को ओवरलैप करना है, यानी क्या कि हमने एक पर्सन ने भी वो काम कर दिया है और फिर उसी काम को फिर से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल कम अंडर ओवरलैपिंग एफर्ट्स। और डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यानी कि मुझे नहीं पता है, मैं तो वो काम कर ही रही हूँ, साथ साथ में सेम काम मेघा भी कर रही है, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर कोई काम हम करेंगे तो क्या होगा, एक ही काम को हम डबल बार कर दे रहे हैं, ठीक है, एक ही काम को हम ओवरलैप कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी वो अलग, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोऑर्डिनेशन के थ्रू अगर हम काम करते हैं तो हमको पता होता है कि भाई मैं मेरे सबऑर्डिनेट को बता सकती हूँ कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, तो आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। उसको वो जो काम कर रहा है वो मुझे बता सकता है, मेरा कलीग मुझे बता सकता है कि मैडम मैं ये काम कर रहा हूँ, जब तक आप ये काम कर लीजिए। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, सो दैट कोई भी काम किसी के ऊपर भी ज़्यादा काम ना आए और साथ साथ में वो काम का यानी एक ही काम अगर 4 जन ने करके रख दिया तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। तो वैसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वैसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसीलिए गुड डिशेस, आप क्या बोल रहे हो, इंडिविजुअल एफर्ट इज नॉट विजिबल, इंडिविजुअल एफर्ट इज नॉट विजिबल, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? तो वहां पे ये सारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। यही हम लोग इतने देर से देख रहे हैं कि जितना अच्छा आपका कोऑर्डिनेशन होगा, जितना अच्छा आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिवली आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम हो पाएगा और आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और टीम वर्क पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन ओनली। अगर कोई टीम है वहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो फिर तो आप सोच ही लो कि आपका जो टारगेटेड वर्क होगा वो कभी भी टाइम पे नहीं हो सकता। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब एक ही पर्सन है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है। अगर आपको 100 लोग होंगे जो डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी सपोज मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो सपोज 1 2 3 करते हैं हम लोग। देखो 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 लोग एम्प्लॉयज़ समझ लेते हैं हम इन चारों को, ठीक है। ये 4 एम्प्लॉयज़ हमारे पास जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं। अब इनको डायरेक्ट करने वाला एक सुपरवाइज़र है, एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। अब आप बताओ कि हर दिन ये तीनों की तीनों आके इनको काम बताते हैं। हर दिन ये तीनों की तीनों आके इनको काम बताएंगे, हर एक को। इमेजिन करो, तो वो पर्सन, एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज होंगे या नहीं? कंफ्यूज हो जाएंगे उन लोग कि हमको पहले किसका काम करना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका काम कभी इफेक्टिवली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों का एक पर्सन एक टाइम पे एक ही पर्सन का काम सुन सकता है, लेकिन अगर आप इतने सारे लोग उनको डायरेक्ट करेंगे तो नो डाउट उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिस्टर्ब होगी, वो एफिशिएंसी से वो काम नहीं कर पाएंगे जिस एफिशिएंसी से वो अदरवाइज कर पाते। तो इसीलिए जो डायरेक्शन है उसकी यूनिटी होनी चाहिए, मतलब जो डायरेक्ट कर रहा है वो कोई एक ही पर्सन होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट इसमें पढ़े थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी जो चीज़ हमने पढ़े थे। इसीलिए क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा सुपरवाइज़र ही डायरेक्ट करेगा। सुपरवाइज़र एक हेड है उनके ऊपर, वो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करेगा, यानी इनको पता है कि हमको डायरेक्शन सिर्फ सुपरवाइज़र से मिलने वाला है। सुपरवाइज़र को पता है कि उसको सिर्फ मैनेजर से डायरेक्शन मिलने वाला है। तो अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन, अब यहाँ पे क्या लिखा है वो एक बार रीड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन helps to ensure unity of action in the face of disrupt forces, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको समझाई, it helps unity of action and helps to avoid conflict between line and staff elements coordination, यानी वही कि एक ही अलग अलग लोग आपको कोऑर्डिनेशन करने की जो उसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उसको ख़त्म करने के लिए हेल्पफुल होता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू
हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कर सकते हैं और साथ साथ में जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिलेशन। नाउ व्हाट इट सेज, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से आप जो लोग एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके साथ एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन मेंटेन कर पाते हो। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन मैनेजर आजकल तो इसके लिए स्पेशल एचआर अपॉइंट किया जाता है। एचआर का मतलब भी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, एचआरएम का क्या काम है, वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या क्या पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव टीम स्पिरिट। वो टीम स्पिरिट इम्प्रूव करता है जब हम आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ काम मिलकर करते हैं, तो ऑब्वियसली टीम स्पिरिट जागती है। मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, कि आपका जो टीम का हेड है या आपका जो मैनेजर है वो टाइम टू टाइम आके आपसे बातें करता है, आपसे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है, कुछ आपको काम करने में दिक्कत आ रही है तो वो आपको उसका सॉल्यूशन बताता है। तो ऑब्वियस है कि आपका जो मॉरल है वो हमेशा हाई रहेगा, आपके अंदर एक टीम स्पिरिट बनी रहेगी काम करने की। इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड पर्सनल गोल्स ऑफ पीपल आर रिकंसाइल्ड। यानी जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपका कोऑर्डिनेटेड होगा उतना ही आपके पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एक होंगे और दोनों के भी जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो भी हम अचीव कर पाते हैं और पर्सनल गोल्स भी हम लोग अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन इज ऑल इंक्लूसिव कंसेप्ट एंड द एंड रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये तो आपको पता ही है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, और इसमें सारे कंसेप्ट आ जाते हैं और किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट है वो डिपेंड करता है उस मैनेजमेंट के और कोऑर्डिनेशन पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो तो अभी तक हमने जितना कोऑर्डिनेशन पढ़े उसको देखते हुए आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और ऑब्वियस है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपस में लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, खुशी से काम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए काम कर रहे हैं, तो आपका जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत अच्छा बना होगा। अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो काम करने की इच्छा होगी, काम करने की इच्छा होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, तो वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाता है। चलिए सेकेंड लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द डिफरेंट आउटलुक, इट बिकम्स imperative to reconcile differences in approach, टाइमिंग एंड एफर्ट्स टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी सब जन मिलके एक साथ काम करें, इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच प्ले करता है, या वो एक अप्रोच, एक टाइमिंग, एक एफर्ट प्ले करता है जिसके कारण कि जो काम है वो हम लोग अच्छे से मिलके कर पाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ नीड और इम्पोर्टेंस इज कॉन्फ्लिक्ट्स। कोऑर्डिनेशन की मदद से हम लोग अवॉइड कर पाते हैं क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हम लोग कोशिश करते हैं या कोऑर्डिनेशन की मदद से अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, और अगर होते भी छोटे मोटे तो वो भी हम लोग ईजीली ख़त्म कर पाते हैं। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आपस मतभेद ज़्यादा होगा, आपसी मतभेद, लोगों को एक दूसरे का काम सुनना ही नहीं है, लोगों को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर होगा कि इम्पोर्टेंस या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। चलो सब फट से हम लोग रिक्विजिट्स देख लेते हैं, फिर आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी का हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। क्या है रिक्विजिट्स फॉर एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन? रिक्विजिट्स फॉर एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन क्या है, क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए? रिक्विजिट्स यानी किसी भी अच्छे एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू फॉर एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? देखो, गुड कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट पॉइंट, गुड कोऑर्डिनेशन अटैक्स प्रॉब्लम्स एज दे अराइज। देखो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में गुड कोऑर्डिनेशन चल रहा है
तो गुड कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जैसी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करके उसको सॉल्व कर देता है। एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन अगर है तो इट एंटिसिपेट्स देम एंड प्रिवेंट्स देयर ऑकरेंस, यानी वो सिर्फ प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करता है, साथ साथ में वो उसको चेक करके कि भाई ये किस कारण से आप ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी, वो उसका रीज़न ढूंढ के उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, सो दैट ये कभी आगे चल के भी ये वाली जो प्रॉब्लम है वो फिर से ऑकर ना हो, फिर से वो प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो ये काम कब होता है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट्स फॉर एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन। तो हम क्या चाहेंगे, हम गुड कोऑर्डिनेशन चाहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, या एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन चाहेंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हम एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन चाहेंगे। तो एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब अगर किसी के साथ भी कोई भी काम है या किसी को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, जैसे एम्प्लॉयज़ को कोई काम करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो तुरंत उसके सुपरवाइज़र से बात कर पाए। बहुत लंबे चैनल्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लेने पे ऑब्वियस है आपका वर्क जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अर्ली स्टार्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस हम महीने में एक बार एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखो, हमेशा एक दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करते रहो। डायनामिक होना चाहिए आपका कोऑर्डिनेशन। क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो सिर्फ हायर लेवल अथॉरिटीज़ तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एम्प्लॉयज़ को भी सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि उनको एग्जैक्ट क्या काम करना है, जो जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट अचीव कर पाए। अगर उनको पता ही नहीं है तो वो सिर्फ काम करते रहेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर आप सोचोगे कि नहीं इन्होंने ये काम ऐसा करना चाहिए, तो उनको अगर चीज़ें क्लियर होगी तो दे विल डेफिनेटली डू दैट। तो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर डेफिनेशन मतलब क्या, हर पर्सन को पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या अथॉरिटी है, मैं क्या करने की मेरे पास राइट्स है और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी हर एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में उनकी अथॉरिटी के और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, देखो कोऑर्डिनेशन है तो ऑब्वियस है कि कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन ही है। तो आपस में जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन। साथ साथ में जो हायर अथॉरिटीज़ है उनका लीडरशिप भी इफेक्टिव होनी चाहिए और इफेक्टिव सुपरविजन भी होना चाहिए। सुपरविजन इन द सेंस आपने टाइम पे सबको प्रॉपरली सुपरवाइज करते रहना है कि लोग, हमने तो काम बता दिए हैं लेकिन क्या लोग वो काम बराबर वैसा कर रहे हैं, क्या लोग काम प्रॉपरली कर रहे हैं, क्या उनको काम करते। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को लगता है कि नहीं ये काम ऐसे ही करना है, लेकिन अगर सुपरवाइज़र उनके ऊपर ध्यान रख रहा है तो सुपरवाइज़र को अगर स्टार्टिंग में ही कहीं वो गलत करते हुए दिख जाते हैं तो उनको वो वहीं सुधार सकता है, जिससे क्या होगा कि लास्ट में एकदम आउटपुट जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो बिगड़ा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखते हैं तो नो डाउट कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सेलेंट। ठीक है, और जितना एक्सेलेंट आपका कोऑर्डिनेशन होगा स्टूडेंट्स, उतना ही अच्छा आपका और उतना ही इजीली रादर आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का जो क्लास है वो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ स्टूडेंट्स। बाकी का जो हमारा बाकी है, इसमें टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हमको पढ़ना बाकी है, फिर टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ना बाकी है, ये हम कोशिश करेंगे, और डिफ़िकल्टीज़ ये हम लोग कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप या तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में उसको और एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। चलिए
मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। बाय एंड टेक केयर।